Welcome to the official YouTube channel of Sri Ram Sais. Today we have a very important topic which is covered in today's newspaper of Indian Express. अब Indian Express में टॉपिक क्या है वो पहले मैं बताऊंगा, फिर we'll डिस्कस कि उसमें से प्रीलिम्स ओरिएंटेड और थोड़ा बहुत मेंस ओरिएंटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है उसको हम डीकोड करेंगे. लाइक वो तो एक आर्टिकल है, लेकिन आर्टिकल कहना क्या चाहता है और उसको किस तरीके से हमको एग्जाम ओरिएंटेड यूपीएससी के स्टाइल में कैसे डीकोड करना है वो जरूरी है. फाइन. अब पहले न्यूज़ पढ़ते हैं कि न्यूज़ में है क्या. अब रूपी प्रॉब्लम तो हुआ है, वी ऑल नो कि अभी डिप्रिसिएशन हो गया है. ठीक है, रूपी हैज़ बीन डिप्रिशिएटेड. डिप्रिसिएशन बहुत हुआ है, जैसे कि 96 रुपीज़ पर डॉलर हो गया था. ठीक है, 95 भी पहुंचा था, 96 हुआ था, अभी थोड़ा कम भी हुआ है, थोड़ा कम मतलब 95 भी हुआ है. तो ये भी बहुत ही हाई लेवल डिप्रिसिएशन हुआ है, ये हम सबको पता है. हमने पिछले जो सीरीज में बड़ी बार बात भी किया है कि बिकॉज ऑफ दैट क्राइसिस, वेस्ट एशिया क्राइसिस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वजह से जो ऑयल का डिपेंडेंस है हमारा, इंडिया इंपोर्ट्स 85% ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है, तो वो जो ऑयल का क्राइसिस हुआ है जिसके वजह से रूपी डेप्रिशिएट हुआ है, बिकॉज द डिमांड ऑफ डॉलर इज वेरी हाई. डॉलर का डिमांड बहुत बढ़ गया है, राइट, जिसके वजह से ये है. अब इस पे हमने बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे लेक्चर्स में हमने डिस्कस भी किया है, डिटेल में डिस्कस किया है. अब ये आर्टिकल थोड़ा एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी बता रहा है, वो मैं बताऊंगा क्या है. पहले सॉल्यूशन की बात जो हो रही है अभी कि ये जो चीज हुआ है उसका सॉल्यूशन क्या है. एक सॉल्यूशन जो आरबीआई अभी ले रहा है, हम उसके बारे में भी बात की है, जिसकी अभी ये जो डेप्रिसिएशन हुआ है रुपी के डिमांड को बढ़ाने के लिए आरबीआई इज डूइंग समथिंग व्हिच हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. आई विल से इट अगेन. बट एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है जो इस आर्टिकल ने टच किया है. बट बिफोर दैट अभी हमको ये पहले जानना है कि आरबीआई क्या कर रहा है. आरबीआई क्या कर रहा है, डॉलर का सप्लाई बढ़ा रहा है, डॉलर का सप्लाई इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, डॉलर का सप्लाई इंक्रीज कर रहा है. किसको इंक्रीज कर रहा है ये डॉलर? टायर 1 बैंक्स, जो टायर 1 बैंक्स है, बड़े बड़े बैंक्स जो हैं उनको सप्लाई दे रहा है डॉलर, और उनसे रुपी वापस ले रहा है. इट इज टेकिंग बैक रुपी फ्रॉम द सिस्टम एंड गिविंग देम डॉलर्स. ठीक है, उनके बीच में ये डील होता है, ओटीसी पे होता है, ओवर द काउंटर. बीच में सीसीआईएल भी रहता है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं. अब क्यों दे रहा है? ताकि डॉलर का सप्लाई जब बढ़ा देगा, ठीक है, तो ये जो बैंक्स है दे विल क्या करेंगे, ये बैंक्स डॉलर कॉरपोरेट्स को देंगे जो कि डील करते हैं डॉलर के साथ, ऑयल कंपनीज को देंगे, ऑयल कंपनीज. ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, इनको डॉलर की जरूरत है, बिकॉज दे नीड डॉलर. फॉर एग्जांपल ऑयल कंपनीज दे नीड डॉलर बिकॉज उनको बाहर से ऑयल खरीदना है और उनको डॉलर देना है. अब जब उनके पास डॉलर आ जाता है, व्हेन दे गेट डॉलर्स, तो सप्लाई ऑफ डॉलर जब बढ़ जाता है, जब सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ जाता है और रुपी कम हो गया, बिकॉज रुपी बैंक्स ने आरबीआई को दे दिया है अभी, तो सिस्टम से रुपी जब निकल जाता है तो रुपी बिकम्स स्कार्स. जब रुपी स्कार्स हो जाता है तो रुपी की डिमांड बढ़ती है. यही तो चाहिए, रुपी की डिमांड को बढ़ाना इज द नीड ऑफ द आवर. ये आरबीआई कर रहा है. ठीक है, यहां तक ठीक है. बट ये जो आर्टिकल है ये बोल रहे कि एक अलग सा सॉल्यूशन भी है इसके साथ साथ. फाइन, ठीक है. अब जो न्यूज में लिखा है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. न्यूज में ये लिखा है 3 months into वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया हैज डन वेल to avoid widespread energy shortages. Furthermore, the burden sharing of higher energy prices between public and private sector has begun. अब कहने का यह है कि इंडिया यहाँ पे ठीक ठाक काम किया है. ठीक है, ठीक है, डेप्रिसिएशन हुआ है, लेकिन इंडिया ने कहीं ना कहीं ठीक ठाक काम किया है. अब जो इंडिया का जो प्रेशर है वो प्रेशर अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे है और रुपी पे है. पर इसका 2 यूनिक एलिमेंट्स है जो अभी हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे 2 चीज आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, जिसको हम बीओपी बोलते हैं, और क्या ये एक डायमेंशन है, और एक है रुपी के ऊपर प्रेशर हुआ है. ठीक है, रुपी के ऊपर प्रेशर बढ़ा है, वी जस्ट नाउ डिस्कस्ड. तो इस प्रेशर को थोड़ा ईज करने के लिए आरबीआई ने क्या किया,
डॉलर्स का सप्लाई बढ़ा दिया बैंक्स को, अभी राइट नाउ वी डिस्कस्ड, डॉलर्स का सप्लाई यहां पे बढ़ा दिया, दिस इज द प्रोसेस, टिल नाउ ये हो रहा है, ठीक है। अभी द मेन आइडिया ऑफ द आर्टिकल, नॉर्मली व्हेन द रूपी वीकन हो जाता है, ये थोड़ा इसमें इधर उधर हो गया लेकिन आई विल एक्सप्लेन इट। जब हाई इंपोर्ट्स होता है, पीपल क्या समझते हैं, जब ज्यादा इंपोर्ट हम करते हैं तो जाहिर सी बात है डॉलर नीडेड है, अभी हमने बात किया डॉलर नीडेड है, जब डॉलर नीडेड है तो डॉलर का डिमांड बढ़ता है, जब डॉलर का डिमांड बढ़ता है तो रूपी फॉल होता है, दिस इज वी डिस्कस्ड नाउ, दिस इज ओके। अब आरबीआई अपना काम कर रहा है, डॉलर की सप्लाई को बढ़ा रहा है बैंक्स को देके, लेकिन द रियल प्रॉब्लम इज, जो जहां पे ये आर्टिकल ये बोलता है, द बिगर प्रॉब्लम इज नॉट इंपोर्ट्स कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं डॉलर देके, द बिगर प्रॉब्लम इज फॉल इन फॉरेन कैपिटल इनफ्लो। हमारा यहां पे क्या हो रहा है अभी, फॉरेन कैपिटल जो है, जो फॉरेन कैपिटल है जो बाहर से इन्वेस्ट कर रखे हैं इंडिया से, वो सब बाहर जा रहे हैं, अभी आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि रूपी डिप्रिशिएट हो रहा है। इंपोर्ट तो है ही, जैसे कि जनरली हमको लगता है कि क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ कैपिटल आउटफ्लो बहुत हो रहा है, ठीक है। अब जब कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो भी इन्वेस्टर्स है, जो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स है, दोज हैव इन्वेस्टेड इन इंडिया, नाउ दे आर फियरिंग, तो हमेशा वो फियर करते हैं कि ये मार्केट अभी रिस्क में है, बिकॉज इंडिया इज एन एमर्जिंग मार्केट। इंडिया क्या है, इंडिया एक एमर्जिंग मार्केट है, ये एक पॉइंट है कि एक एमर्जिंग मार्केट है और रूपी डिप्रिसिएशन हो जाए तो पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं, ठीक है, तो वहां से पैसा बाहर निकाल दिया, जब बाहर निकाल दिया तो डिप्रिसिएशन होगा ही, तो कैपिटल आउटफ्लो इज वन ऑफ द मेन रीजंस हियर, ये एक रीजन है। दूसरा रीजन कैपिटल आउटफ्लो का ये भी है कि जो यूएस है, यूएस नाउ इज गिविंग अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स, यूएस का इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी अट्रैक्टिव, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, यहां से पैसा उठा के वहां पे लगाते हैं, तो उनका यूएस जो उनका जो इंटरेस्ट रेट्स हैव बिकम वेरी अट्रैक्टिव। सो ये ऑल्सो, ये जो दो पॉइंट है, देयर इज अ मेन प्राइम रीजंस कि व्हाई दिस आर्टिकल इज सजेस्टिंग कि इंपोर्ट्स के साथ साथ फॉरेन कैपिटल जो आउटफ्लो हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ मेन रीजन। तो यहां पे जो स्टैटिक का कॉन्सेप्ट है, जो स्टैटिक का कॉन्सेप्ट है वो है बीओपी, तो यहां पे बीओपी में भी फर्क दिखा है, लेकिन आपको इस आर्टिकल के हिसाब से ये देखना पड़ेगा कि बीओपी का कौन सा कंपोनेंट है व्हिच इज मोर अफेक्टेड, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट हियर। अब हम सबको पता है, हम इकोनॉमिक क्लास में, हमारे जनरल फाउंडेशन क्लास में पढ़ते हैं कि बीओपी क्या है, वो एक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है इंडिया का और बाकी के कंट्रीज के साथ, बाकी के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में इंडिया का जो ट्रांजैक्शन होता है उसका रिकॉर्ड है, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, और उसका दो कंपोनेंट होता है, वन इज करंट अकाउंट एंड वन इज कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में क्या क्या है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या है, ये हम नॉर्मल फाउंडेशन में पढ़ते हैं, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। करंट अकाउंट में जैसे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट्स, सर्विसेज, रेमिटेंसेस, ये सब करंट अकाउंट में आते हैं, दो अकाउंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है। और जो कैपिटल अकाउंट है उसमें एफडीआई, जो इन्वेस्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि 10% से ज़्यादा शेयर है विथ मैनेजेरियल थिंग्स, तो उसको हम एफडीआई बोलते हैं। एफआईआई, जिसको हम एफपीआई भी बोलते हैं, नाउ एफआईआई यूज तो नहीं होता है, हम एफपीआई बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे बाहर के कंपनीज या फिर बाहर के इंडिविजुअल्स, दैट इज फॉरेन कंपनीज और फॉरेन इंडिविजुअल्स कैन इन्वेस्ट इन इंडिया, और वो लेस देन 10% शेयर, तो उसको एफआईआई बोलते हैं। बेसिकली ये जो एफआईआई है वो लोग बाहर चले जा रहे हैं, वो लोग आउटफ्लो कर रहे हैं ज़्यादा बिकॉज ऑफ दैट रिस्क, मार्केट रिस्क, बिकॉज इंडिया इज एन इमर्जिंग इकोनॉमी और इंडिया अभी प्रॉब्लम में है, डिप्रिसिएशन बहुत हुआ है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि और भी प्रॉब्लम होगा, तो एक वोलेटाइल, इट इज़ अ वेरी वोलेटाइल थिंग, तो इसीलिए वो डर के मारे पैसा बाहर ले रहे हैं, और इसी बीच यूएस में अच्छा इंटरेस्ट रेट्स भी उनको मिल रहा है, तो ये लोग बाहर जाके वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो लोन्स हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो गया, तो कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ठीक है, ये दोनों है। अब आर्टिकल क्या बोल रहा है, अब आर्टिकल का जो की चीज है, जो इस आर्टिकल में पूरा स्पेसिफाई किया है, वह स्पेसिफिकेशन ये है कि अगर यहां पे इंपोर्ट्स, ओनली जस्ट थिंक अबाउट इंपोर्ट्स, अगर इंपोर्ट्स
बिकम्स ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, तो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, ठीक है, जब इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाता है। दिस इज अ वेरी नॉर्मल कॉन्सेप्ट, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। अब ये लोग बोल रहे हैं, जो ये आर्टिकल ने जिसने ये आर्टिकल को प्रेजेंट किया है, दे आर सेइंग कि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत छोटा है, इट इज वेरी स्मॉल, अराउंड 1% ऑफ जीडीपी रिसेंटली डेफिसिट हुआ है, बट सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट, हम सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करेंगे और करंट अकाउंट की बात करेंगे तो वो बड़ा कम है। रियल जो ट्रेड डेफिसिट इज नॉट द मेन इशू, करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब ट्रेड डेफिसिट, इंपोर्ट्स ज्यादा हो गया एक्सपोर्ट से, ठीक है, टू बी स्पेसिफिक, वो उतना बड़ा इशू नहीं है। बड़ा इशू है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इनटू इंडिया आर स्लोइंग। तो जो प्रॉब्लम है ना वो कैपिटल अकाउंट का प्रॉब्लम हो रहा है। द रियल प्रॉब्लम, हालांकि प्रॉब्लम दोनों में है, लेकिन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे एज पर दिस आर्टिकल, कैपिटल अकाउंट में इशू हो रहा है। कैपिटल अकाउंट मतलब दिस अकाउंट, इसमें इशू हो रहा है, खास करके ये जो FII हैं, FII बाहर जा रहे हैं और उतना इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर भी नहीं आ रहा है। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल्सो नॉट हैपनिंग इन टूडेज टाइम व्हेन वी कंपेयर इट टू करंट अकाउंट। ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। साथ साथ जो हमने प्रॉब्लम अभी लास्ट 5-10 मिनट से बात किया है, उसके साथ साथ ये भी एक चीज है, हम सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट्स के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। अगर हम इकोनॉमी की बात करें, वी नीड टू टेक फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस आल्सो। नाउ वी शुड नॉट ओनली फोकस ऑन द करंट अकाउंट, इट इज आल्सो द कैपिटल अकाउंट व्हिच इज एज मच एज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। तो एक की आर्गुमेंट ये है जो कि इस आर्टिकल में ये लिखा है कि इंडिया का अर्ली, बहुत पहले लॉट्स ऑफ फॉरेन मनी आता था, ठीक है, इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स वेर लो, क्योंकि बाहर के जो इंटरेस्ट रेट थे उनका थोड़ा कम था रिटर्न, तो ये लोग सोचते थे कि कौन से इमर्जिंग कंट्री है जहां पे इंटरेस्ट रेट्स अच्छा हो और वहां पे हम इन्वेस्ट करेंगे। और इंडिया का कंडीशन था भी, इंडिया वाज गिविंग गुड इंटरेस्ट रेट्स। तो जो बाहर के इन्वेस्टर्स है, दे वर सर्चिंग फॉर इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया, दे वर सर्चिंग फॉर इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया, और ये चल भी रहा था, जो कि अच्छा खासा फ्लो भी आ रहा था। यही लोग अभी बाहर निकल रहे हैं जो पहले से आते थे। अब क्या हुआ है, यूएस, जैसे कि हमने अभी आई डिस्कस्ड कपल ऑफ टाइम्स कि यूएस का इंटरेस्ट रेट्स बहुत अट्रैक्टिव हो गए, दे आर वेरी हाई, सो यूएस बॉन्ड्स गिव गुड रिटर्न्स। उनका जो यूएस का जो बॉन्ड्स है, दे आर गिविंग गुड रिटर्न्स। तो जाहिर सी बात, इन्वेस्टर कहाँ जाएगा, इन्वेस्टर वहीं जाएगा जहां पे उसको रिटर्न अच्छा मिलता हो। फाइन, सो इन्वेस्टर्स नाउ प्रिफरिंग यूएस और अमेरिका। तो जिसके वजह से जो पुराने इन्वेस्टर जो यहाँ पे पहले से इन्वेस्ट करके रखे, नाउ दे आर taking the money out, that is capital outflow. So hence the money is moving out and not coming in. So ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि इस आर्टिकल ने अच्छा खासा बताया है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज भी ये है कि दो चीज यहाँ पे उस आर्टिकल ने यूज किया है कि पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर, ठीक है, कुछ चीज पुश कर रहा है और अपने को कुछ चीज को पुल करना पड़ेगा। फाइन, जैसे कि पुश फैक्टर में अभी हमने बात किया कि यूएस इंटरेस्ट रेट लो, ठीक है, तो इन्वेस्टर क्या करेगा, सर्च करेगा समथिंग एल्स, मनी मूव कम्स टू इंडिया। तो एक पुश फैक्टर होता है कि जहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो वहां पे ये लोग जाएंगे। तो पुश, द इन्वेस्टर्स विल गेट दैट पुश कि हाँ हम यहां पे इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि यहां पे हमको पैसा ज्यादा मिल रहा है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। सो वही होता है पुश फैक्टर, कि पुश फैक्टर प्लेज अ वेरी बिग पार्ट, क्योंकि इन्वेस्टर्स वहीं पे पुश होके जाएंगे जहां पे उनको रिटर्न अच्छा खासा मिले, हाई रिटर्न्स मिले। पुल फैक्टर में अगर आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा गुड मैन्युफैक्चरिंग है, बेटर पॉलिसीज हैं, आपका अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में इफ इट इज गुड, मतलब ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई अगर परमिशन मिलना हो या फिर कोई अप्रूवल मिलना हो, उस पर लेट नहीं होना चाहिए, क्लियरेंस लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, रेड टैपिज्म होनी नहीं चाहिए, रेड टैपिज्म जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होता है वो नहीं होने चाहिए, वो कम होने चाहिए, ठीक है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अच्छा टैक्स लॉज होने चाहिए, गुड टैक्स लॉज होने चाहिए और फेवरेबल,
फेवरेबल टैक्स लॉज, फेवरेबल पॉलिसीज। तो कहने का मतलब है कि सरकार के तरफ से अगर अच्छा चीज हो तो इन्वेस्टर तभी आएगा। तो ये सब क्या होता है, पुल फैक्टर। यू पुल अ इन्वेस्टर, यू पुल अ इन्वेस्टर सो दैट दे कम एंड दे इन्वेस्ट हियर इन आवर कंट्री, तभी जाके फॉरेन कैपिटल इनफ्लो होगा, तभी जाके इनफ्लो जब होगा अंदर, वो कन्वर्ट हो गया, क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा रुपये का, डॉलर भी आएगा और डिमांड रुपये का बढ़ेगा, बिकॉज अंदर आ रहा है, इंडिया के अंदर आ रहा है। ठीक है, फाइन। सो ये देन इन्वेस्टर्स बिकम the investors come India because India itself becomes attractive because of this pull factors. Okay, तो ये आर्टिकल ये बोल रहा है कि हमारा जो खास करके इंडिया का जो FDI है, इंडिया का FDI डिपेंडेंट टू मच ऑन ग्लोबल लिक्विडिटी, नॉट ऑन स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। दो चीज होती है, FDI बाहर से हमारा आता था, हमने लिखा भी है, पहले हमने यहाँ पे बताया भी है कि अर्लियर फॉरेन पैसा आता था, अभी थोड़ा कम हो गया, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा कम हो गया बिकॉज ऑफ दैट रिस्क। तो बाहर का कोई ग्लोबल इश्यू हुआ है, जो कि अभी जो वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ है, उसका इफेक्ट इंडिया में पड़ रहा है। अब घूम घाम के क्या हुआ है, बिकॉज हमको तेल चाहिए, क्रूड ऑयल भी चाहिए, बिकॉज हमारे पास तो क्रूड ऑयल का सोर्स नहीं है ना, बिकॉज क्रूड ऑयल जिस फॉसिल से बनता है वो सेडिमेंट्री रॉक से बनता है, और हमारे यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स एज कंपेयर टू इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स इंडिया में कम है। इंडिया में बस एक नॉर्थ ईस्ट के थोड़ा बहुत है, थोड़ा बॉम्बे के मुंबई के साइड में है, कम है हमारा। सो हमारा जियोलॉजी जैसा है, लाइक आई एम ट्राइंग टू लिंक दिस पार्ट विद जियोग्राफी, कि हमारा जियोलॉजी फॉर्मेशन ही ऐसा हुआ है इंडिया का कि वी डू नॉट हैव मच सेडिमेंट्री रॉक्स, और जो तेल निकलता है क्रूड ऑयल, वो बहुत ही जो फॉसिल से निकलता है, सालों से जो फॉसिल है वो सेडिमेंट्री रॉक से बनता है। तो ये तो हम कुछ कर नहीं सकते, इस चीज पे तो कुछ कर नहीं सकते, फाइन। तो हमारा डिपेंडेंट ग्लोबल लिक्विडिटी के ऊपर इतना डिपेंडेंसी हो गया कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमारा भी तो डोमेस्टिक चीज जो पुल फैक्टर है, अभी हमने बात किया, जो पुल फैक्टर है वो भी तो उतना अच्छा नहीं है, जिसके वजह से वो कंपेंसेट हो सकता था। अगर कुछ हो भी रहा है बाहर, वेस्ट एशिया में कुछ प्रॉब्लम हुआ, अगर हमारा इंटरनल पॉलिसी, अगर इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो, पुल फैक्टर अच्छा हो कि इन्वेस्टर स्टिल देन दे कैन कम एंड इन्वेस्ट। और ये चीज एक एग्जांपल वियतनाम में हुआ है और हो भी रहा है। वियतनाम अट्रैक्ट स्टेबल FDI इवन ड्यूरिंग ग्लोबल स्ट्रेस। बाहर स्ट्रेस है, फिर भी वियतनाम जैसा कंट्री, वियतनाम जैसा छोटा कंट्री FDI अट्रैक्ट अगर कर सकता है, व्हाई नॉट वी। सो वियतनाम एज ए केस स्टडी हम लिख सकते हैं, बिकॉज ये लिखा है इस आर्टिकल में, वियतनाम का केस स्टडी दिया गया है, फाइन। तो अभी हम कैसे कर सकते हैं, तो हमारा जो मेन अभी फोकस है वो है कैपिटल इनफ्लो कैसे लाया जाए, कैपिटल इनफ्लो कैसे लाया जाए। बिकॉज देखो रुपी, दो चीज है यहां पे, रुपी डेप्रिशिएट हो गई है, ठीक है, रुपी डेप्रिसिएशन हो गई है, थोड़ा बहुत रुपी को डेप्रिशिएट करने भी दीजिए, ताकि जब रुपी थोड़ा डेप्रिशिएट हो जाएगा तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट्स थोड़ा चीप हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो कुछ आएगा ना अंदर, पैसा भी आएगा। तो ये, लेकिन यू कांट से कि ये सिर्फ और सिर्फ यही चलेगा, इसके साथ साथ आपको कैपिटल इनफ्लो को भी इंक्रीज करना है। जैसे कि हमने बात किया, गुड मैन्युफैक्चरिंग करो, मैन्युफैक्चरिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये भी जरूरी है। बाहर का इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब आपका स्टेबल सरकार हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यूज ऑफ, एफिशिएंट यूज ऑफ लेबर फोर्स, हमारा लेबर फोर्स भी काफी स्ट्रांग है, एफिशिएंट यूज ऑफ लेबर फोर्स। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल से लेके एआई से लेके फार्मास्यूटिकल से लेके बहुत सारे चीज़ों पे हम अपना खुद का बना सकते हैं, ताकि बाहर का इन्वेस्टमेंट आए और कैपिटल इनफ्लो बढ़े। सो दैट इज
व्हाट दिस आर्टिकल स्ट्रेस करता है कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ है, बट इट इज हाई टाइम वी शुड फोकस ऑल्सो, द पॉलिसी मेकर शुड ऑल्सो टेक ए नोट कि कैपिटल इनफ्लोज भी बहुत कम हुआ है और कैपिटल अकाउंट को भी ध्यान देना है अभी. So that's it for today. एक छोटा आर्टिकल था, so we thought of discussing this. So we'll come up with one more topic in our upcoming sessions. Thank you.